Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरुजी के नाम से मशहूर सोरेन ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदाय, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमारे पास शब्द नहीं है, हम सदैव उन्हें याद रखेंगे। आप सबको मालूम है, आज एक बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिशोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया, अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है आज। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पर्वत से भी बड़े व्यक्तित्व के महापुरुष अब हमारे बीच नहीं रहे। कह रहे कि हिमालय का स्खलन हो गया, पर्वत से भी बड़ा व्यक्तित्व हम लोग के बीच में नहीं रहा। लेकिन हम पराजित नहीं होंगे। उनकी शिक्षा में पराजय नहीं, उनके संघर्ष को साथ लेकर विपरीत परिस्थिति में हर चुनौती से हम लोग जीतेंगे। यही देखिए, विपरीत परिस्थिति में जल के स्रोत के खिलाफ रास्ता तय करना ही उनकी व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी खूबी थी और हम लोगों ने वही सीखा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं बोलें। इसके साथ सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। बता दें कि 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी और समन भेजा था। गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन लोकसभा में विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हंगामा किया, जिससे कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे और फिर मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई और कार्यवाही मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों उठाया हम? और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधा और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा के बारे में पूछा। उन्होंने श्रीनगर में कहा कि केंद्र राज्यसभा चुनाव से बच रहा है, लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आखिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब लौटाया जाएगा? केंद्र ने कहा था कि जैसे ही चुनाव होंगे और सरकार बनेगी, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए। Celebrate everything. They have nothing to celebrate. I am very sorry to tell them. What did they do in 6 years that made this state better, prosperous? Our boys and girls, educated, highly educated, unemployed, prices rising to the sky, poor getting poorer, rich getting richer. Is that what they've achieved? His Viceroy is sitting here in Raj Bhavan. The Viceroy holds the command. There is a government, but the Viceroy is a man. Time has come when this has to change. It's a democratic country. Those Viceroys have gone. I hope they realize this. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उनको हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने ये याचिका पेश की गई थी। देश की राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में कांग्रेस सांसद के साथ लूट की घटना का मामला सामने आया है। तमिलनाडु हाउस के ठीक बाहर कुछ लोगों ने कांग्रेस सांसद आर सुधा की सोने की चेन छीन ली। चेन खींचने की वजह से सांसद की गर्दन पर चोट आई। इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद ने देश के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस आपराधिक हमले से बहुत सदमे में हूं। सुधा तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से कांग्रेस की सांसद हैं। अभी संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए वे दिल्ली में हैं। चाणक्यपुरी में जहां उनसे चेन छीनी गई, वो इलाका दिल्ली के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। यहां कई दूतावास और राज्य सरकारों के आधिकारिक आवास हैं। कांग्रेस सांसद आर सुधा ने कहा कि इस देश में आम महिलाओं की स्थिति सोचकर डर लगता है। Today morning, still I have a depression and shock. There is no safety for women in this country. I am the women MP. I have some contacts, connectivity. Then I given the complaint and everybody came and supporting me. I'm thinking about the common women. There is no safety. Where they, powerless women, where they will go? This is headquarters. Parliament is happening. Parliament is happening. I walked nearby embassy, the highly secured area. And one chief minister, women chief minister ruling this state. Where is the safety? There is a security for them. If he slit my neck, I will die on spot. I lose chain, I lose my life. This is not a matter of I only affected. This is a matter of everyone, all the women. अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने एक बार फिर नीट परीक्षा और सनातन विचारधारा पर तीखा हमला बोला है। तमिलनाडु के चेन्नई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जो तानाशाही और सनातन जैसी जंजीरों को तोड़ सकती है। कमल हासन ने नीट परीक्षा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से लागू इस कानून ने हजारों बच्चों को मेडिकल शिक्षा से वंचित कर दिया है। कमल हासन के इस बयान को तमिलनाडु में
नीट परीक्षा के खिलाफ लंबे समय से चल रहे विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि ये परीक्षा ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए बाधा बन गई है, जबकि केंद्र सरकार इसे मेरिट आधारित चयन का जरिया मानती है। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि पहले उन्होंने भाषा का मुद्दा उठाकर विभिन्न राज्यों के लोगों में विभाजन पैदा करने की कोशिश की और अब वे धार्मिक मुद्दा उठाकर धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। Definitely uplifts the life pattern of the people, but it is not against Sanatan Dharma. Why he is linking that with this? I am very much surprised. Even Kamala Hassan is more thankful to DMK than the own cadres of DMK. First he raised the language issue to separate the people of the states. Now he raising the religious issue to divide the people of the religious sentiments. I am asking, why are you talking about Sanatan? Because if he talks about Sanatan, Udayanidhi will be happy, Stalin will be happy, but Tamil Nadu people will be unhappy. Not only Tamil Nadu, the sentiments of the whole India people who are following that life pattern, that ideology will be hurt. Why you want to hurt like that? फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मकसद रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत और फिलीपींस के बीच सहयोग और मजबूत करना है। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति 5 अगस्त को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति मार्कोस भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे भेंट करेंगे। बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, दवाओं और डिजिटल तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी बनाई है। इसके अलावा दोनों देश क्षेत्रीय मंचों पर भी मिलकर काम करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलीपींस के साथ भारत के रिश्ते एक्स ईस्ट नीति, विजन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण का अहम हिस्सा है। राष्ट्रपति मार्कोस की राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है, तो इन संबंधों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। बिहार के भागलपुर जिले में डीजे वैन गड्ढे में पलटने से कई श्रद्धालु दब गए। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 4 घायल हैं। इनमें 2 मामूली रूप से और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए JLN MCH रेफर किया गया है। सभी श्रद्धालु शाहकुंड के पुरानी खरय से सुल्तानगंज में स्नान करने जा रहे थे। डीजे वैन का बिजली के तार से संपर्क हुआ। इसके बाद चालक को करंट लगा और वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। उधर मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक कार 70 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 2 लापता हैं। ये घटना शिलोंग डॉकी रोड पर रंगैन के पास हुई। कार शिलोंग से पिनुरसला जा रही थी, तभी हाईवे पर तीखे मोड़ पर चालक ने कंट्रोल खो दिया। कार में एक गर्भवती महिला सहित 5 लोग सवार थे। घंटों की मशक्कत के बाद केवल 3 शव ही मिले हैं। इनमें एक महिला, एक पुरुष और एक नाबालिग के शव हैं। बाकी शवों की तलाश जारी है। यमन के तटीय इलाकों में खराब मौसम की वजह से एक नाव के पलट जाने से 50 से ज्यादा प्रवासियों की मौत हो गई है। इस नाव में करीब 150 लोग सवार थे। यह हादसा यमन के दक्षिणी प्रांत अबयान के पास हुआ। अबयान सुरक्षा निदेशालय ने बताया कि तटरेखा के बड़े हिस्से में कई शव बरामद हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार मरने वालों में ज्यादातर इथोपियाई नागरिक हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से खाड़ी देशों की ओर जाने वाले प्रवासियों के लिए यमन एक प्रमुख मार्ग है। IOM का अनुमान है कि हाल के महीनों में समुद्री हादसों में सैकड़ों प्रवासी मारे गए हैं या लापता हुए हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio